तो जो अंग्रेज लोग थे वो अब फॉरेस्ट लॉज वगैरह बनाने लगे। फॉरेस्ट लॉज कहने का मतलब कि जंगलों के नियम कानून बदलने लगे थे। जो आदिवासी समाज का जो मुखिया होता था उसका जो नियम था और जो अंग्रेज लोग नियम बनाए वो सब कुछ अलग अलग होना शुरू हो गया था, उसमें काफी ज्यादा बदलाव आने लगे थे। तो बहरहाल हुआ क्या था कि जो आदिवासी समाज के लोग थे वो तो अब धीरे धीरे छोड़ छोड़कर भाग रहे थे। कहां पर? वो मजबूर हो गए थे जंगल को छोड़कर दूसरे इलाकों में काम खोजने के चक्कर में। तो जब ये वहां जाना शुरू कर दिए तो ब्रिटिशर्स लोगों जो थे, जो अंग्रेज लोग थे, वो इनको रोकने लगे। क्यों रोकने लगे? क्या आदिवासी की भलाई चाहते थे ये? तो ऐसा नहीं है। एक्चुअल में हुआ क्या था कि जंगल पे पूरा कंट्रोल अब किनका हो गया था? अंग्रेजों का हो गया था। तो उन्होंने एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया था और उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को काफी ज्यादा लेबर की जरूरत थी। अब सवाल ये आता है कि लेबर की जरूरत क्यों थी? क्योंकि रेलवे स्लीपर बनाने के लिए, देखिए ये वाला जो रेलवे ट्रैक आप देख रहे हैं, तो इसमें देख रहे हैं कि लकड़ी का एक पट्टा लगा हुआ नीचे, यहाँ पर ये वाला इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आज तो ये सब सीमेंटेड हो चुके हैं, लेकिन पहले लकड़ी का पट्टा ही दिया जाता था जिसको रेलवे स्लीपर्स कहा जाता था। तो जो अंग्रेज लोग थे वो चाहते थे कि लकड़ियां कौन काट के लाएगा, कौन इसमें मजदूरी करेगा। तो इस कारण से जो अंग्रेज लोग थे वो आदिवासी समाज जो छोड़कर काम के तलाश में यहाँ वहां जा रहे थे उनको वो रोकने लगे। और इसलिए रोक रहे थे ताकि वो लकड़ियां इसका काट के ला सकें। उनको मजदूर की जरूरत थी इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर। तो वो इन आदिवासी जो लोग थे उनको वो टारगेट करते हैं। अब क्यों कर रहे थे इनको टारगेट? तो इसका रीजन ये था क्योंकि ये जो लेबर थे, जो अंग्रेज लोग थे, वो चाह रहे थे कि ये तो बहुत ही सस्ते लेबर है, बहुत सस्ता में इनसे हम क्या करवा सकते हैं? काम करवा सकते हैं, और जितने भी हमें रेलवे ट्रैक बिछाने की जरूरत होगी उतना हम इनसे काम कर लेंगे। तो इसके लिए इन्होंने एक षड्यंत्र रचा, या कहेंगे कि बहुत ही चतुराई दिखाते हुए अंग्रेज लोगों ने ये कहा कि भाई हम आदिवासी लोगों को छोटा सा जमीन का टुकड़ा दे देंगे, सबके नाम में हम क्या करेंगे? मेजरमेंट करेंगे और सबको छोटा छोटा जमीन का टुकड़ा दे देंगे। और वो क्या करेंगे? उसी जमीन में रहना शुरू करेंगे, यानी उनको अब यहाँ छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं है। उस छोटे से जमीन के टुकड़े में रहेंगे और वहीं पर अपना घर वगैरह बसा लेंगे और काम वो यहाँ पर करेंगे। तो एक तरह से काम देने के बहाना वो क्या वहां पे देख रहे हैं कि उनको अगर वो काम कराते हैं तो बहुत ही चीप लेबर में, यानी कि बहुत ही सस्ते दरों में वो क्या कर सकते थे? मजदूरी करा सकते थे। तो ये रूल जो है, ये कहीं ना कहीं सोच जो है अंग्रेजों के अंदर आती है और इस कारण से वो जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनको रोकते हैं। लेकिन होता क्या है? होता ये है कि जो आदिवासी समाज के लोग हैं इनको ज्यादा समय नहीं लगता इन सब बातों को समझने में, ये तुरंत समझ जाते हैं और फिर ये एक रेबेलियन छेड़ देते हैं, एक विद्रोह कर देते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। क्योंकि इनको महसूस हो गया था कि इनको कहीं ना कहीं मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि एक तो इनको टैक्स भी देना पड़ेगा वहां पे, एक तो बहुत ही कम दाम में इनको मजदूरी करनी पड़ेगी जिनसे इनका भरण पोषण नहीं हो पा रहा था, ये अपने बच्चों के पेट नहीं पाल पा रहे थे। तो इस कारण से जो आदिवासी समाज के लोग थे वो क्या कर बैठते हैं? रिबेलियन कर बैठते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। और यहां पर एक चीज आप देखेंगे कि असम में 1906 में एक रिबेलियन, एक रिवॉल्ट हुआ था जिसका नाम था सोंग्रम संगमा। तो एक तरह का आंदोलन इन्होंने छेड़ रखा था। और भी जैसे कि 1930 में इन्होंने सत्याग्रह, फॉरेस्ट सत्याग्रह जैसी आंदोलन भी छेड़ रखी थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आदिवासी के ऊपर जो जुल्म हो रहा है इसके खिलाफ आदिवासी प्रिपेयर है रिबेलियन करने के लिए, नेतृत्व करने के लिए। इनको महसूस हो गया था कि अब ये किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे, इनको कोई मूर्ख जो है वो नहीं बना पाएंगे। लेकिन समस्या अब देखिए क्या यहां पर आता है, सिर्फ अब यही समस्या नहीं आती है। अब यहां पर देखिए व्यापार जब ये कर रहे थे जो आदिवासी लोग, इसके साथ भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, ठीक है। तो अब यहां पर देखना है कि द प्रॉब्लम विद ट्रेड, यानी कि जो व्यापार वगैरह कर रहे थे आदिवासी लोग, अब
उनके साथ कैसे आदिवासी लोग के साथ फिर यहाँ पर शोषण होता है वो आपको यहाँ पे देखने को मौका मिलेगा। तो दरअसल हुआ क्या कि जो व्यापारी लोग थे जो बिजनेस करते थे वो बाहर से आते थे और आकर क्या करते थे कि जो आदिवासी समाज के लोग होते थे उनको बहुत ही सस्ते दरों में उनसे क्या करते थे, सामान को लेते थे, बहुत ही कम रेट में लेते थे और वो बाहर जाकर वही व्यापारी लोग क्या करते थे कि बहुत ऊंचे दामों में बेच दिया करते थे। तो कहीं ना कहीं जितना रिक्वायरमेंट था इनको मिलने का आदिवासी समाज के लोगों को वो मिल नहीं पा रहा था। और साथ में एक और चीजें हो रही थी। क्या चीजें हो रही थी कि जो मनी लैंडर था, मनी लैंडर समझते हैं जो कर्जदार होता है, यानी कि जो कर्जा देने वाला होता है, कर्जदाता जिसको हम कह सकते हैं, तो उसको मनी लैंडर कहते हैं। तो जो कर्ज देने वाले लोग थे वो आदिवासी समाज को कर्ज देते थे कि ठीक है भाई तुम ये बिजनेस करो, ये करो, वो करो, आपको मैं इतना पैसा दे रहा हूं। लेकिन जो वो पैसा देते थे वो बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट में देते थे, बहुत ही ज्यादा हाई इंटरेस्ट लिया करते थे। और एक तरह से अगर कहा जाए तो इन आदिवासी समुदाय को लोगों को कर्ज के जाल में फंसा लिया जाता था और इनको कई पीढ़ी दर पीढ़ी काम करने को मजबूर कर दिया जाता था। तो एक्चुअली बिजनेस ये कर्जा क्यों ले रहे थे और किस चीज का बिजनेस कर रहे थे आदिवासी समाज के लोग? तो देखिए ये एक आप सुने होंगे सिल्क के बारे में जिसको रेशम भी कहा जाता है। इसका जो मार्केट था वो बहुत बड़ा था, रेशम का मार्केट, इसको तमाम मार्केट में बहुत बड़ा डिमांड था। और सो भी इंडियन सिल्क के बारे में और भी जगह पर रेशम हो रही थी, लेकिन जो इंडियन सिल्क खासकर जो था उसकी डिमांड पूरे यूरोप में हो रही थी, पूरे मार्केट में हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि जो इंडियन सिल्क होता था इसकी जो क्वालिटी होती थी वो बहुत ही जबरदस्त हुआ करती थी, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की हुआ करती थी। और इस कारण से जो इसकी एक्सपोर्ट थी वो बहुत ही तेज हो गई थी, यानी बहुत ज्यादा डिमांड हो गई थी मार्केट में कि भाई हमें इंडियन सिल्क ही जो है वो चाहिए। तो मार्केट इसका बहुत बड़ा हो गया था, ये मार्केट फैलता जा रहा था। तो इसके लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो अंग्रेजों की कंपनी थी, वो कंपनी क्या करने लगी कि जो आदिवासी लोग हैं उनको वो प्रोत्साहित करने लगे कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा रेशम का उत्पादन कीजिए, सिल्क का प्रोडक्शन कीजिए। तो सिल्क का प्रोडक्शन करने के लिए आदिवासी लोगों को उकसाना शुरू कर दिए। तो ऐसा ही अब यहाँ पर देखिए कि जो आदिवासी लोग अब व्यापार बनना शुरू कर रहे हैं, वो व्यापार करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी आपको दमन करते हुए नजर आएगा। तो अभी हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं हजारीबाग का, जो कि झारखंड में है। ठीक है, तो हजारीबाग जो कि झारखंड में है, यहाँ पे जो आदिवासी समाज रह रहे थे जो कि संथाल धर्म से बिलोंग करते थे, तो ये क्या करते थे कि जो रेशम के कीड़े होते थे, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है ये रेशम के कीड़े हैं। ठीक है, रेशम के कीड़े हैं, रेशम इन्हीं से बनती हैं। ठीक है, तो ये जो रेशम के कीड़े हैं इनको ये क्या करते थे, पालते थे इनको। ठीक है, इनको पालते थे और बहुत ज्यादा मात्रा में इसको पालते थे। और क्या करते थे कि जो अंग्रेजों जैसे कि जो व्यापारी लोग होते थे, तो व्यापारी लोग अपना एजेंट रखे हुए थे और वो एजेंट को भेजते थे इन आदिवासी के पास और कहते थे कि जितने भी कोकून से, यानी कि जो रेशम के कीड़े हैं, उनको जाकर ले आओ। ठीक है, तो इसके एवज में जो आदिवासी लोग हैं जो इसको इकट्ठा करते थे, जो इस पे इतना मेहनत करते थे, उनको 1000 कीड़े का दाम कितना मिलता था? मात्र 3 से 4 रुपए। सोचिए, 1000 कीड़ा का ग्रोथ करवाया किसने? आदिवासी समाज के लोगों ने। अब जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, जो अपना एजेंट भेजते हैं, वो इनको कितना पैसा दे रहे हैं? मात्र 3 से 4 रुपए दे रहे हैं। 1000 रेशम के कीड़े का दाम कितना है? मात्र 3 से 4 रुपए देते थे। और इतना पैसा मात्र देते थे और इसको वो एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ करते थे? गया में जाके एक्सपोर्ट करते थे। और ये जब बेचते थे तो 5 गुना ज्यादा प्राइस होता था, यानी कि 4 रुपए में अगर ये खरीदे तो 20 रुपए में जाके वो बाहर बेचते थे। सोचिए, तो यहां पर आदिवासी से 5 गुना कम दाम में खरीद रहे हैं और वहां पे जाकर, बाहर जाकर यही व्यापारी लोग 5 गुना दाम पर बेच रहे थे। तो मुनाफा किनको हो रहा था?
जो बिचौलिया थे और जो बिजनेसमैन थे उनको मुनाफा हो रहा था, लेकिन आदिवासी समाज जो बिजनेस कर रहा था उनको मुनाफा नहीं हो रहा था, उनका लगातार उनका नुकसान हो रहा था। तो इसका कहीं ना कहीं असर जो है वो देखने को मिलता है कि जो सिल्क ग्रोवर थे, यानी कि जो इस तरह के सिल्क वगैरह ग्रो करते थे, उनकी आमदनी बहुत ही छोटी होती। तो कहीं ना कहीं जो आदिवासी लोग थे उनको ये महसूस हो गया कि ये जो मार्केट है, जो बाजार है और जो बिजनेसमैन है, जो ट्रेडर लोग हैं, ये बहुत बड़े इनके दुश्मन हैं। ये सोच किनके अंदर आई? आदिवासी लोगों के अंदर आ गई। आदिवासी समाज को ये समझ में आ गया कि जो मार्केट है वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि जितनी मुझे आमदनी होनी चाहिए थी उतनी आमदनी हमारी हो नहीं रही है। और जो ट्रेडर्स लोग हैं वो लोग भी इनके बहुत बड़े दुश्मन थे, इनके आदिवासी के, क्योंकि ये भी इनको लूट खसोट करने में कोई कमी नहीं कर रहे थे। इनको जितना मिलना था वो दे नहीं रहे थे। तो यही कारण था कि आदिवासी समाज कभी अमीर की स्थिति में पहुंच ही नहीं पा रहा था, सिर्फ इनको चूसा जा रहा था। तो ये तमाम चीजें हो रही थी। तो आदिवासी समाज लोग जो हैं अब वो धीरे धीरे दूसरे काम की तलाश में भटकने शुरू हो गए। द सर्च फॉर वर्क, यानी अब काम की तलाश में यहां वहां जाने लगे, क्योंकि इनका गुजारा नहीं चल रहा था। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर भी किस तरह से इनके साथ शोषण होता है। तो दरअसल जैसे कि झारखंड है, तो झारखंड में कोयला का जो है बहुत ज्यादा एक बड़ा सा क्षेत्र है, कोयला माइंस यहाँ पर है। तो कोयला माइंस से बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा किनको मिले? अंग्रेजों को मिले। तो अंग्रेज लोग क्या करते थे कि जो आदिवासी लोग होते थे झारखंड में, उनको वो क्या करते थे कि मजदूरी पे रखते थे, बहुत ही सस्ते मजदूरी पे रखते थे। उनको तनख्वाह जो देते थे बहुत ही लो कैटेगरी की तनख्वाह देते थे, और ये इसके बदले में बहुत ही हार्ड वर्किंग किया करते थे। ये इसके बदले में क्या करते थे? बहुत ही हार्ड वर्किंग किया करते थे। यहां तक कि कई ऐसे आदिवासी मजदूर थे जो मर गए कोयला खदान में, अपने जान को दांव में लगाकर ये काम करते थे। तो और इसके बदले में इनको क्या मिलता था? बहुत ही कम तनख्वाह इनको मिलती थी, जिनसे इनका गुजारा नहीं चलता था। लेकिन इनके मदद से अंग्रेज सरकार जो है कोयला यहां से निकलवाती थी और बाहर बेचती थी। तो इसका बेनिफिट किसको जाता था? जो व्यापारी लोग थे, जो ठेकेदार लोग थे, जो अंग्रेज लोग थे, क्योंकि अंग्रेज लोग सीधा नहीं करवाते तो वो ठेकेदार रख लिए थे। तो ठेकेदार लोग ही क्या करते थे? पकड़ पकड़ के लाते थे ऐसे आदिवासी मजदूरों को और उसको खदानों में जाके काम करवाते थे। और ठेकेदार लोग क्या करते थे? उनको कुछ और मिलता था और वो मजदूरों को कुछ और देते थे। तो देखिए, जब प्राइवेटीकरण होगा तो इस तरह से ये ठेकेदार के हाथ में फिर वापस चली जाएगी। ठीक है। तो अभी हमारी करंट लाइफ में हम देख रहे हैं कि अभी ये कोयला खदान क्या हो गया? गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आ गया, तो एक प्रोविजंस बन गया है। लेकिन अगर ये प्राइवेटीकरण होगा तो मजदूरों पे इसी तरह से फिर से शोषण होगा। फिर कोई ठेकेदार ठेका लेगा कोयला खदान का, और वो उसको क्या करेगा? बहुत ही कम दाम में काम करने के लिए मजबूर करेगा और उसका एक तरह से शोषण करना शुरू कर देगा। यही चीज सिर्फ कोयला माइंस में नहीं देखा जा रहा था, बल्कि जो चाय बागान था वहां पर भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। तो चाय बागान में भी आदिवासी जो लोग थे उन्हीं को लगाया जाता था मजदूरी करने के लिए, और उनको बहुत ही कम पैसा दिया जाता था उस मजदूरी के बदले में। तो इस तरह से तमाम आप देखेंगे कि जो शोषण है वो आदिवासी समाज पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सो बहरहाल ये हम यहाँ पर एक कंक्लूजन ले सकते हैं कि जब कॉलोनियल रूल आया, यानी कि जब एक देश किसी दूसरे देश पे, यानी कि जो अंग्रेज लोग थे हमारे देश पे जब कब्जा कर लिया, तो आदिवासी की जो जीवन है वो हर तरह से तबाह होते हुए आपको यहाँ पे नजर आएगा। जो उनका मूल चीज था जंगल, वो जंगल ही उनका छिनना शुरू हो गया। उनको मजबूर किया गया कि आप इलाके को छोड़ के जाएं, उनको मजबूर किया गया कि आप काम करें। तो जब वो दूसरे काम पे डिपेंड होने लगे तो वहां पर भी उनकी तनख्वाह बहुत कम कर दी गई और कहीं ना कहीं उनको शोषित करने का काम किया है। तो जब अंग्रेजों ने कब्जा किया हमारे देश में तो कहीं ना कहीं जो आदिवासी समाज है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और वो सबसे ज्यादा शोषित भी आपको यहाँ पर होता हुआ नजर दिखाई दे रहा है।